हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद फिलोसोफर बाबा में। हम अब शुरुआत करने जा रहे हैं इस पीढ़ी की जो बुक आती है करंट अफेयर्स की। वो है जनवरी से लेके 2020 जनवरी 2020 से लेके दिसंबर 2020 तक का, जिसमें हम 2020 के पूरे साल का हम करंट अफेयर्स देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स। ये चैप्टर वो है जो हमें पढ़ना है। इसमें हम वही चैप्टर पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़रूरी चैप्टर है। यूट्यूब में अभी तक किसी ने करंट अफेयर्स पे जो कि स्पीडी की बुक है उस पर कोई वीडियो नहीं बनाया है। ये पहला वीडियो है और आप ये वीडियो देखिए, इससे आपको जितने भी वनडे एग्ज़ाम से उसमें आपको फ़ायदा मिलेगा और सारे क्वेश्चन यहीं से आएंगे, बाहर नहीं जाएंगे क्वेश्चन यहाँ से। इसलिए इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखें। इस वीडियो को ध्यान से देखने के साथ साथ समझते भी चलिए। तो हम शुरुआत करते हैं। 2018 से लेके 20 में जो भौगोलिक संकेत जिन्हें हम जीआई टैग्स कहते हैं वो किसे किसे और कहाँ किस प्रोडक्ट को और किस कहाँ के प्रोडक्ट को मिला है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो की। तो हम जीआई टैग को पढ़ना शुरू करते हैं। तो काले चावल चाक हावो जो है इसको जीआई टैग मिला है मणिपुर में। टेराकोटा को मिला है गोरखपुर में। ग्रीन और वाइट टी जो है वो दार्जिलिंग की चाय है। सोराई खोबर पेंटिंग झारखंड का है। और केवली पट्टी कदलाई मितई मूंगफली कैंडी तमिलनाडु की है। पलानी पंचामृतम प्रसाद तमिलनाडु का है। तवलोह पुआन शॉल न्योतोगेन शाल मिजोपुरम का है। मिजो पुआन चई शॉल पांडुम शॉल मिजोरम का है। खेज मिठाई हरमल मिर्च मांडोली केला गोरखपुर का है। तिरुपान पान का पत्ता मरियूर गुड़ केरल को है। और मखाना मधुबनी पेंटिंग सिलाव खाजा ये बिहार को मिला है जीआई टैग। कश्मीरी केसर कश्मीर। कोल्हापुरी चप्पल कर्नाटक व महाराष्ट्र। हिमाचली काला जीरा उड़ीसा। चूली का तेल हिमाचल प्रदेश। कंधमाल हल्दी उड़ीसा। रसगुल्ला उड़ीसा। तौलिया रुमाल मिला है तेलंगाना को। और इंदू मिश्मी कपड़ा अरुणाचल प्रदेश। डिंडी पुले ताले कंदांगी साड़ी तमिलनाडु। श्रीवल्लुथुपुर पलकोवा तमिलनाडु। दूध मिठाई त्रिभुवन सिल्क साड़ी तमिलनाडु। जीरा फुल चावल छत्तीसगढ़। और सिरसी सुपारी गुलबर्गा तुर दाल कर्नाटक। चुनार बलुआ पत्थर उत्तर प्रदेश। इरोड जो हल्दी आती है वो तमिलनाडु को मिला है। और कुर्ग अरेबिका कॉफ़ी कर्नाटक को मिला है। वायनडा रोबस्टा कॉफ़ी केरल। चिकमगलूर अरेबिका कॉफ़ी कर्नाटक। अराकू वैली अरेबिका कॉफ़ी आंध्र प्रदेश व उड़ीसा। बाबू बोदन गिरी अरेबिका कॉफ़ी कर्नाटक। पेठापुर ब्लॉक प्रिंटिंग गुजरात। डले खुरसेनी मशहूर मिर्च है जो उसको जीआई टैग मिला है सिक्किम को। सांगली हल्दी जो है वो मिली है महाराष्ट्र को। शाही लीची जो है वो बिहार फूल। और अल्फांसो आम जो है महाराष्ट्र का एक फल है। जर्दालू आम कतरनी चावल बिहार। बोकासोल चावल तेजपुर लीची असम। कड़कनाथ मुर्गा जो है वो मध्य प्रदेश का है। आदिलाबाद रोका तेलंगाना। घंटी धातु की शिल्प है ये। तो भारत का जो पहला जीआई टैग है वो दार्जिलिंग की चाय को मिला था जो 2004-05 को दिया गया था। इसका पंजीकरण 10 वर्षों तक मान्य होता है। अब हम देखेंगे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां। तो गीता गोपीनाथ जो है उनका नियुक्ति हुआ है मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में। ये कहाँ पर हुआ है? आईएमएफ में, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। मात्सुगु अस्कावा अध्यक्ष है एशियन डेवलपमेंट बैंक की जिसे एडीबी कहते हैं। ब्रजेंद्र नवनीत जो है ये डब्ल्यूटीओ में भारत के नए राजदूत हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन डब्ल्यूएचओ के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष हैं। और मोरकोस ट्राय जो अध्यक्ष हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी की। और टोकियो कोनिशी हैं भारत में एडीबी के निदेशक। अब हम बात करेंगे वर्ष 2018 से 20 में आए तूफान संबंधित देश की बात करेंगे, जिसमें अम्फान तूफान ओडिशा पश्चिम बंगाल में आता है। निसर्ग महाराष्ट्र गुजरात में है। डायने चक्रवात मेडागास्कर। बुलबुल ओडिशा बंगाल भारत बांग्लादेश। हेगिबिस जेबी जोगदारी जापान में। फेक्साई तालिम हैशैन जापान में। डोरियन उत्तरी बहामास अमेरिका। वायु गुजरात भारत। फोनी तितली ओडिशा भारत। उस्मान वामको गोनी फिलीपींस। पाबुक थाईलैंड की खाड़ी में। माइकल रिले गाजा अमेरिका।
सिमरोन क्रोशा टॉमी जापान, अल्बर्टा अल्बामा फ्लोरिडा व मिसिसिपी, नेकोन सागर यमन की खाड़ी में आता है ये तूफान, और कनी जोसाई फिजी में है, नारा केल्विन ऑस्ट्रेलिया में आने वाला तूफान है। अब हम बात करते हैं भारत की वन स्थिति की रिपोर्ट जो 2019 की है। ये पर्यावरण और वन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 30 दिसंबर 2019 को भारत में वन क्षेत्र की स्थिति रिपोर्ट 2019 को जारी किया। ये 16वीं रिपोर्ट है और यह रिपोर्ट भारतीय वन सर्वेक्षण FSI द्वारा तैयार की गई है। वन स्थिति रिपोर्ट FSI द्वारा 2 वर्षों के अंतराल पर प्रकाशित किया जाता है। पहला वन रिपोर्ट जो है 1987 को जारी किया गया था। अब इसमें कुछ परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य है। देश में कुल वन एवं वृक्षावरण है 8,07,276 वर्ग किलोमीटर, जो कि है 24.56%। देश में कुल वनावरण है 7,12,249 वर्ग किलोमीटर पे, जिसका है 21.67%। देश में कुल वृक्षावरण है 95,027 वर्ग किलोमीटर, जो है 2.89%। वर्ष 2017 की तुलना में वृद्धि जो है 5,188 किलोमीटर की हुई है, जो कि है 0.65%। वनावरण में वृद्धि है 3,976 वर्ग किलोमीटर, वृक्षावरण में वृद्धि है 1,212 वर्ग किलोमीटर। देश में कुल मैंग्रोव वन है 4,975 वर्ग किलोमीटर, मैंग्रोव वन में वृद्धि है 54 वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य हैं कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, और सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य है मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय। भारत में 62,466 आर्द्र भूमियाँ हैं जो देश के 3.83% क्षेत्र में विस्तृत है। भारतीय राज्यों में गुजरात में सर्वाधिक आर्द्र भूमि है। जो सर्वाधिक आर्द्र भूमि है भारत में वो है गुजरात में। अब हम देखेंगे प्रमुख कृषिगत उत्पादन और भारत एवं विश्व में उनका क्या स्थान है। चावल का विश्व में प्रथम चीन है और भारत में प्रथम पश्चिम बंगाल है। गेहूं का विश्व में प्रथम चीन है और भारत में उत्तर प्रदेश है। मक्का का विश्व में अमेरिका है, भारत में कर्नाटक। दलहन का विश्व में प्रथम स्थान भारत का है और भारत में मध्य प्रदेश। मूंगफली का चीन में है, भारत में गुजरात। गन्ना का ब्राजील, भारत का उत्तर प्रदेश। जूट का भारत विश्व में और भारत में पश्चिम बंगाल। तंबाकू का चीन और भारत में आंध्र प्रदेश। प्राकृतिक रबड़ का थाईलैंड और भारत में केरल। कॉफ़ी का ब्राज़ील, भारत में कर्नाटक। सूरजमुखी का यूक्रेन, भारत में कर्नाटक। ज्वार का अमेरिका, भारत में महाराष्ट्र। कपास का चीन, भारत में गुजरात। आलू का चीन, भारत में उत्तर प्रदेश। प्याज का चीन, भारत में महाराष्ट्र। चाय का चीन, भारत में असम। सोयाबीन का विश्व में अमेरिका प्रथम स्थान पर और भारत में मध्य प्रदेश। दालें जो हैं विश्व में भारत हैं और भारत में मध्य प्रदेश। दूध का विश्व में प्रथम भारत है और हमारे भारत में उत्तर प्रदेश जो है दूध में अग्रणी है। अब हम कुछ प्रमुख खनिज उत्पादन देखेंगे, उनका भारत और विश्व में स्थान देखने की कोशिश करेंगे। तो कोयले का विश्व में प्रथम चीन है, भारत में प्रथम झारखंड है। हीरा विश्व में प्रथम रूस है, भारत में मध्य प्रदेश है। तांबा चिली, भारत में मध्य प्रदेश। लौह अयस्क चीन, भारत में उड़ीसा। चांदी का मैक्सिको, भारत में राजस्थान। कच्चा तेल का अमेरिका, भारत में राजस्थान। प्राकृतिक गैस का अमेरिका, भारत में असम। बॉक्साइट का विश्व में ऑस्ट्रेलिया, भारत में उड़ीसा। मैग्नीज अयस्क का दक्षिण अफ्रीका, भारत में मध्य प्रदेश। सोना का चीन, भारत में कर्नाटक। अभ्रक का चीन, भारत में आंध्र प्रदेश। यूरेनियम का कजाकिस्तान, भारत में आंध्र प्रदेश। टंगस्टन का चीन, भारत में आंध्र प्रदेश। कैडमियम का चीन, भारत में आंध्र प्रदेश। निकेल का कनाडा, भारत में उड़ीसा। क्रोमाइट का दक्षिण अफ्रीका, भारत में उड़ीसा। तो ये हमारे भारत के कुछ प्रमुख खनिज उत्पादन हैं जिनका भारत एवं विश्व में हमने स्थान देखा। अब हम बात करेंगे भारत के प्रमुख संगठन और उसके मुख्यालय की। तो नीति आयोग जो है वो बना 1 जनवरी 2015 को, मुख्यालय नई दिल्ली। सेबी है 12 अप्रैल 1992 में, मुख्यालय है मुंबई। इरडा है 1999 में स्थापित हुआ था और इसका मुख्यालय है हैदराबाद। ट्राई 20 फरवरी 1997 को, मुख्यालय है नई दिल्ली। नाबार्ड है 12 जुलाई 1982, इसका मुख्यालय है मुंबई में। और सिडबी की स्थापना हुई है
2 अप्रैल 1990 को, जिसका मुख्यालय है लखनऊ। एनएसई का है स्थापना दिवस 1992 और मुख्यालय है मुंबई। बीएसई है 1875, मुख्यालय है मुंबई। एनएचबी है 9 जुलाई 1988 को स्थापित हुआ, मुख्यालय है नई दिल्ली। एग्जिम बैंक 1 जनवरी 1982 को स्थापित हुआ, जिसका मुख्यालय है मुंबई। एलआईसी की स्थापना हुई है 1 सितंबर 1956 को, मुख्यालय है मुंबई। इसरो की स्थापना हुई है 15 अगस्त 1969 को, मुख्यालय है बेंगलुरु। और बीएआरसी की स्थापना हुई है 3 जनवरी 1954 को, जिसका मुख्यालय है मुंबई। डीआरडीओ की स्थापना हुई है 1958 में, मुख्यालय है मुंबई और मुख्यालय है नई दिल्ली। और यूआईडीएआई की स्थापना हुई थी 28 जनवरी 2009 को, इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। बीसीसीआई की स्थापना हुई है दिसंबर 1928 में, मुख्यालय है मुंबई। फिक्की की स्थापना हुई है 1927 में, मुख्यालय है नई दिल्ली। इफ्को की स्थापना हुई है 3 नवंबर 1967 को, मुख्यालय है नई दिल्ली। एसोचैम की स्थापना हुई है 1921 में, मुख्यालय है नई दिल्ली। और अब हम बात करते हैं भारत में हुए प्रमुख ऑपरेशन का, जो ऑपरेशन चलाए गए हैं। तो ऑपरेशन नमस्ते जो चलाया गया है वो है कोविड-19 से निपटने के लिए भारतीय थल सेना द्वारा चलाया गया ऑपरेशन है। ऑपरेशन वनीला नौसेना द्वारा चलाया गया है। ये चलाया गया है मानवीय सहायता तथा आपदा राहत मिशन के लिए। ऑपरेशन संकल्प चलाया गया है भारतीय नौसेना के द्वारा समुद्री सुरक्षा हेतु खाड़ी में चलाया गया है। ऑपरेशन बंदर चलाया गया है, बालाकोट स्ट्राइक का कोड है। ऑपरेशन सुदर्शन चलाया गया है बीएसएफ द्वारा, जो कि पंजाब एवं जम्मू में पाकिस्तानी सीमा पर घुसपैठ रोधी उपायों को पुख्ता बनाने के लिए। और ऑपरेशन थर्स्ट चलाया गया है रेलवे सुरक्षा बलों द्वारा, ताकि रेलवे परिसरों एवं रेलगाड़ियों में जो अनाधिकृत ब्रांड वाली पानी की बोतलें बिक रही हैं उनकी बिक्री को पर रोक लगाया जा सके। ऑपरेशन समुद्र मैत्री चलाया गया है भारत द्वारा भूकंप और सुनामी प्रभावित इंडोनेशिया की मदद के लिए। ऑपरेशन थंडर चलाया गया है रेलवे द्वारा आरक्षित टिकटों की कालाबाजारी को रोकने के लिए। ऑपरेशन 25 चलाया गया है पुलवामा के मास्टरमाइंड आतंकी गाजी राशिद को पकड़ने के लिए। तो ये रहे कुछ ऑपरेशन। अब हम बात करेंगे इसरो के कुछ आगामी मिशन के बारे में। तो इसरो का जो आगामी मिशन है चंद्रयान 3, ये चलाया जाएगा 2021 में। ये इसका उद्देश्य है चांद की सतह को छूने की एक और प्रयास। गगनयान 2022 में भारतीय दलीय मानव अंतरिक्ष यान होगा ये। शुक्रयान फर्स्ट चलाया जाएगा 2023 में शुक्र के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए। मंगलयान 2 चलाया जाएगा 2024 में मंगल ग्रह हेतु भारत का दूसरा इंटरप्लेनेटरी मिशन होगा ये। आदित्य 11 चलाया जाएगा 2020 में सूर्य का अध्ययन करने के लिए अंतरिक्ष मिशन है ये। RISAT फर्स्ट एव 2 चलाया जाएगा 2020 में। यह है एक नियोजित रिमोट सेंसिंग उपग्रह। निसार है 2022 में, पहला डुअल बैंड रडार इमेजिंग उपग्रह है ये। एट्रोसैट 2 चलाया गया है 2020 में, जो है कि मल्टी वेवलेंथ स्पेस टेलीस्कोप। अब हम बात करते हैं कुछ रक्षा उपकरणों की। जो हेलिना है ये भारत में नाग मिसाइल का संवर्धित रूप है, अपग्रेडेड वर्जन है, जो कि भारत में विकसित किया गया है और ये है टैंक रोधी मिसाइल। चिनूक अमेरिकी कंपनी बोइंग द्वारा विकसित किया गया है, ये है एक हेलीकॉप्टर। बराक 8 बनाया गया है डीआरडीओ और इजराइल की सहायता से। इसका ये है सरफेस टू एयर मिसाइल। INS वेला बनाया गया है फ्रांस में और ये है स्कॉर्पिन श्रेणी की पनडुब्बी। राफेल बनाया गया है फ्रांस में। दसॉल्ट एविएशन, ये है एक लड़ाकू विमान। S-400 बनाया गया है रूस में और ये है एक एयर डिफेंस सिस्टम। पिनाक बनाया गया है भारत का, जो कि अपना पहला स्वदेशी रॉकेट है ये। INS कलवरी है स्वदेश निर्मित, यानी भारत में बनाया गया। यह है स्कॉर्पिन श्रेणी की पनडुब्बी। अपाचे 64E बनाया गया है अमेरिका में, ये एक लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। अब हम देखेंगे भारत में जो मोबाइल ऐप और पोर्टल है जो 2019-20 में चलाए गए हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है, हम उनको देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले है जीवन सेवा ऐप। ये चलाया गया है दिल्ली सरकार द्वारा। ये चलाया गया है कोरोना मरीजों के मुफ्त
मुफ्त ट्रांसपोर्टेशन के लिए। दूसरा है सेचा समाधान ऐप, ये चलाया गया है उड़ीसा सरकार द्वारा। ये बनाया गया था किसानों द्वारा सामना की जाने वाली सिंचाई समस्याओं के समाधान के लिए। तीसरा है सुमंगल पोर्टल, ये बनाया गया है उड़ीसा सरकार द्वारा। इसका काम है राइट टू पब्लिक सर्विसेज एक्ट 2012 के तहत अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन हेतु। ए धरती जियो पोर्टल, ये बनाया गया है केंद्रीय आवास मंत्री हरदीप सिंह पुरी के द्वारा। इसका काम है प्रबंधन सूचना प्रणाली में नक्शे और पट्टे जैसे विरासत चित्रों को एकत्रित करने के लिए। अगला है मोबाइल विद्युत पोर्टल, ये बनाया गया है उड़ीसा सरकार द्वारा। इसका काम है राज्य के लोगों को कुशल, समयबद्ध और पारदर्शी ऑनलाइन सेवा प्रदान करने के लिए। धरणी वेब पोर्टल बनाया गया है तेलंगाना सरकार द्वारा। इसका काम है एकीकृत भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन के लिए। स्पायरो पोर्टल बनाया गया है मनोज सिन्हा द्वारा, जो कि उपराज्यपाल हैं जम्मू एंड कश्मीर के। इसका काम है जम्मू कश्मीर के प्रशासनिक अधिकारियों के प्रदर्शन के मूल्यांकन हेतु। इंग्लिश प्रो ऐप बनाया गया है केंद्रीय शिक्षा मंत्री द्वारा, जारी किया गया है। इसका काम है छात्रों को भारतीय अंग्रेजी उच्चारण को विशिष्ट तरीके से विकसित करने के लिए। और अगला है स्वास्थ्य पोर्टल, ये जारी किया गया है जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा। इसका काम है एक ही मंच पर जनजातीय आबादी के स्वास्थ्य और पोषण संबंधी जानकारी हेतु स्वास्थ्य पोर्टल जारी किया गया है जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा के द्वारा। इसका काम है एक ही मंच पर जनजातीय आबादी के स्वास्थ्य और पोषण संबंधी जानकारी के लिए। आई रखवाली ऐप बनाया गया है पंजाब सरकार के थ्रू, जारी किया गया है। इसका काम है राज्य में हरियाली और पर्यावरण संरक्षण देखना। माई IAF ऐप जारी किया गया है भारतीय वायुसेना द्वारा, जिसका काम है भारतीय वायुसेना में शामिल होने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए। सुपर ऐप बनाया गया है टाटा समूह के द्वारा। इसका काम है डिजिटल सेवाएं प्रदान करना। और ई ज्ञान मित्र ऐप बनाया गया है दादर नगर हवेली एवं दमन दीव के द्वारा। इसका काम है ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करना। हरित पथ ऐप जारी किया गया है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा, जिसका काम है राष्ट्रीय राजमार्गों पर वृक्षारोपण की निगरानी के लिए। सुरक्षा पोर्टल बनाया गया है केंद्रीय पर्यावरण मंत्री P जावड़ेकर के द्वारा, जारी किया गया। इसका काम है हाथियों के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए उनकी वास्तविक जानकारी प्राप्त करना। एयर सुविधा ऐप जारी किया गया है दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के द्वारा। इसका काम है भारत बाध्य अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए। कॉर्मो जॉब ऐप बनाया गया है IT कंपनी गूगल के द्वारा। इसका काम है भारत में रोजगार आवेदन एवं नौकरी तलाशने में युवाओं की मदद करने हेतु। रीस्टार्ट इंडिया पोर्टल बनाया गया है मुथूट फिनकॉर्प द्वारा। इसका काम है MSME क्षेत्र के व्यवसायों को फिर से शुरू करने के लिए। संजीवनी ऐप जारी किया गया है बिहार सरकार के द्वारा, जिसका काम है कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकना। सृजन पोर्टल जारी किया गया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा, और इसका काम है उन वस्तुओं को प्रदर्शित करना जो भारतीय रक्षा उद्योग के लिए आयात की जाती है। प्रवासी रोजगार ऐप बनाया गया है अभिनेता सोनू सूद के द्वारा। इसका काम है प्रवासियों को विभिन्न क्षेत्रों में नौकरियों के लिए अवसर तलाशना। असीम पोर्टल जारी किया गया है कौशल विकास व उद्यमिता मंत्रालय द्वारा। इसका उद्देश्य है कुशल आजीविका के अवसर खोजने में मदद करना। आत्मनिर्भर निधि ऐप जारी किया गया है आवास व शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा। इसका उद्देश्य है स्ट्रीट वेंडरों के ऋण आवेदनों की सोर्सिंग एवं प्रोसेसिंग आदि के लिए। महारोजगार पोर्टल बनाया गया है महाराष्ट्र सरकार द्वारा, जिसका उद्देश्य है राज्य के नागरिकों को पुनः रोजगार के अवसर प्रदान करना। ई पोर्टल लीड ऐप जारी किया गया है दिल्ली सरकार द्वारा। इस पर कक्षा 1 से 12 के छात्रों के लिए 10,000 शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराना। ई किसान धन ऐप जारी किया गया है HDFC बैंक के द्वारा, जिसका उद्देश्य है किसान कृषि एवं बैंकिंग से जुड़ी सेवाओं का लाभ एवं जानकारी लेने के लिए। गति पोर्टल जारी किया गया है केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा, जिसका उद्देश्य है परियोजना एवं निर्माण से संबंधित शिकायत दर्ज कराने हेतु। चैंपियंस पोर्टल जारी किया गया है सूक्ष्म मध्यम लघु उद्योग मंत्रालय द्वारा, जिसका उद्देश्य है उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने एवं राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ावा देने के लिए। चैंपियंस पोर्टल हो गया। गरुड़ पोर्टल जारी किया गया है नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा, जिसका उद्देश्य है ड्रोन के माध्यम से सार्वजनिक स्थानों पर कीटाणुनाशक स्प्रे करने के लिए। होप पोर्टल जारी किया गया है उत्तराखंड सरकार द्वारा, जिसका काम है राज्य एवं राज्य से बाहर काम कर रहे प्रवासी मजदूरों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना। और प्रवासी राहत मित्र ऐप जारी किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। इसका उद्देश्य है प्रवासी श्रमिकों को रोजगार तथा विभिन्न योजनाओं में लाभ दिलाना। आयुष कवच
ऐप जारी किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, जिसका उद्देश्य है नागरिकों को कुछ अवयवों की औषधि गुणों के बारे में जानकारी प्रदान करना। स्ट्रैंडेड इन इंडिया जारी किया गया है केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा, जिसका उद्देश्य है विदेशी पर्यटकों की सहायता हेतु ताकि घर पहुंचाए जाने के संबंध में जानकारी मिल सके। आरोग्य सेतु ऐप बनाया गया है केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। इस ऐप का उद्देश्य है कि इसके तहत कोई भी व्यक्ति जो कोविड-19 से संक्रमित व्यक्ति है वो 6 फीट के संपर्क में आएगा तो यह उस व्यक्ति को सूचित कर देगा। और आखिरी पोर्टल है युक्ति पोर्टल, जिसको बनाया है मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने। इसका उद्देश्य है कोरोना वायरस के लिए मंत्रालय द्वारा किए गए प्रयासों की निगरानी करने के लिए। अब हम बात करते हैं धारा 370 और 35A के लिए, जो परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान की धारा 370 के तहत जम्मू कश्मीर राज्य को भारत में अन्य राज्यों के मुकाबले विशेष अधिकार दिया गया था, जिसे संविधान के भाग 21 के तहत दर्ज किया गया था। धारा 370 को भारतीय संविधान में पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह के मध्य हुए समझौते के बाद जोड़ा गया था। धारा 370 को 26 जनवरी 1957 को लागू किया गया था। धारा 370 के मुताबिक भारतीय संविधान जम्मू कश्मीर के मामले में सिर्फ 3 क्षेत्रों में ही हस्तक्षेप कर सकता है या कानून बना सकता है, वो है रक्षा, विदेश मामले और संचार। इसके अलावा किसी कानून को लागू करने के लिए राज्य सरकार की मंजूरी चाहिए थी। लेकिन अब हुआ ये कि आया था आर्टिकल 35A यानी 35A। इसमें क्या है कि ये आर्टिकल 35A संविधान में शामिल प्रावधान था जो जम्मू और कश्मीर विधानमंडल को यह अधिकार प्रदान करता था कि वो ये तय कर सकें कि जम्मू और कश्मीर का स्थायी निवासी कौन है और किसे सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों में विशेष आरक्षण दिया जाएगा, किसे संपत्ति खरीदने का अधिकार होगा और किसे जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में वोट डालने का अधिकार होगा। आर्टिकल 35A को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा एक आदेश पारित करके 14 मई 1954 को भारत के संविधान में जोड़ा गया था। स्थायी निवासी या नागरिक वो व्यक्ति होता है जो 14 मई 1954 को राज्य का नागरिक रहा हो या फिर उसके पहले 10 सालों से राज्य में रह रहा हो और उसने वहां संपत्ति हासिल की हो। धारा 370 तथा 35A को खत्म किया जा चुका है। अब 11 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को मंजूरी मिली, जिसके बाद सरकार ने जम्मू कश्मीर राज्य का विशेष दर्जा समाप्त करके धारा 370 और 35A को हटा दिया। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद भी धारा 370 के 3 खंडों में से खंड 1 अभी भी लागू है। धारा 370 हटाने के लिए जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को सर्वप्रथम गृह मंत्री अमित शाह ने 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में पेश किया था, जहां विधेयक के पक्ष में 125 और विपक्ष में 61 वोट पड़े थे, जबकि लोकसभा में 6 अगस्त 2019 को पेश किया गया, जहां विधेयक के पक्ष में 370 तथा विपक्ष में 70 वोट पड़े। अब जम्मू कश्मीर राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के रूप में 31 अक्टूबर 2019 को अस्तित्व में आ गया है। धारा 370 हटाने के समय जम्मू कश्मीर के राज्यपाल जो थे, हो सकता है एग्जाम में पूछ ले कि धारा 370 जब हटाया गया था तो उस समय जम्मू कश्मीर का राज्यपाल कौन था, तो जो राज्यपाल जो थे वो थे सत्यपाल मलिक उस समय के राज्यपाल थे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बारे में अब हम जानने की कोशिश करते हैं। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 प्रस्तुत किया गया, जिसके तहत जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख को 2 केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया। 9 अगस्त 2019 को यह विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद बनाया गया अधिनियम। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य भारत के नए 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर आर्टिकल 239A के अनुसार तथा लद्दाख आर्टिकल 239 के अनुसार के रूप में विधिवत अस्तित्व में आया। केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू तथा लद्दाख के पहले उपराज्यपाल राधाकृष्ण माथुर बने। वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन
राजधानी श्रीनगर तथा शीतकालीन राजधानी जम्मू है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की राजधानी लेह है। जम्मू कश्मीर को विधानसभा के साथ केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। अब जम्मू कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर विधानसभा में कुल 114 सीटें होंगी, जिसमें से 24 सीटें पाक अधिकृत कश्मीर के लिए रिक्त रहेंगी और 90 सीटों पर चुनाव होगा। और अब जम्मू कश्मीर से लोकसभा की 5 सीटें तथा राज्यसभा की 4 सीटें होंगी। लद्दाख से 1 सीट लोकसभा के लिए होगी। वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कुल 22 जिले हैं। हो सकता है पेपर में पूछ ले कि वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर कुल कितने जिले हैं, तो टोटल 22 जिले हैं। अब हम परीक्षा के दृष्टिकोण से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। राज्य के रूप में जम्मू कश्मीर की स्थापना हुई थी 26 अक्टूबर 1947 को। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 लागू हुआ था 17 अक्टूबर 1949 को। अनुच्छेद 370 का मसौदा तैयार किया गया था गोपाल स्वामी अयंगर के द्वारा। जम्मू कश्मीर में धारा 35A को लागू किया गया 14 मई 1954 को। जम्मू कश्मीर का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1957 को। इस समय वर्तमान में विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों की कुल संख्या 10 है। जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा समाप्त हुआ 5 अगस्त 2019 को। जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के रूप में आधिकारिक रूप से अस्तित्व में आए 31 अक्टूबर 2019 को। अनुच्छेद 370 संबंधित है संविधान के भाग 21 से। पहले जम्मू कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल होता था 6 वर्ष का, लेकिन अब जो कार्यकाल है वो होगा 5 वर्ष का। यानी कि पहले कार्यकाल होता था जो 6 वर्ष का, वो अब हो गया है 5 वर्ष का। अब हम देखेंगे कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उनके मुख्यालय और उनकी स्थापना। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की स्थापना 1919 में हुई थी। मुख्यालय जिनेवा में है। अध्यक्ष है गाय राइडर। इंटरपोल की स्थापना हुई थी 1923 में। फ्रांस मुख्यालय है लियोन्स, जो कि फ्रांस में स्थित है, और इसके अध्यक्ष है किम जोंग यांग। राष्ट्रमंडल की स्थापना यानी कॉमनवेल्थ की स्थापना हुई थी 1926 में। इसका मुख्यालय है लंदन यूके में, और इसके अध्यक्ष हैं महासचिव पैट्रिसिया स्कॉटलैंड के। UNO की स्थापना हुई थी 1945 में, और इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क अमेरिका में, और इसके अध्यक्ष महासचिव है एंटोनियो गुतरेस। IMF की स्थापना हुई थी 1945 में। मुख्यालय है वाशिंगटन DC, और इसकी महासचिव है क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा। वर्ल्ड बैंक का स्थापना हुआ था 1945 में। मुख्यालय है वाशिंगटन DC, और इसके महासचिव हैं डेविड मालपास। खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना हुई थी 1945 में। इसका मुख्यालय है रोम इटली में, और इसके महासचिव हैं क्यू डोंग्यू। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ की स्थापना हुई थी 1945 में। इसका मुख्यालय हेग नीदरलैंड में, और इस समय इसके जो अध्यक्ष या महासचिव हैं वो हैं अब्दुल कावी अहमद यूसुफ। यूनेस्को की स्थापना हुई थी 1946 में, जिसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है, और इसके अध्यक्ष या महासचिव है आंद्रे अजोले। और यूनिसेफ की स्थापना हुई थी 1946 में। इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में, और इसकी अध्यक्ष या महासचिव हैं हेनरिटा H. फॉर। और WHO की स्थापना हुई थी 1948 में। इसका मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड, और इसका अध्यक्ष महासचिव जो हैं वो है टेड्रोस अधानोम। और OECD आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन की स्थापना हुई थी 1948 में, जिसका मुख्यालय है पेरिस फ्रांस, और इसके महासचिव है एंजेल गुर्रिया। नाटो की स्थापना हुई थी 1949 में। इसका मुख्यालय है ब्रुसेल्स बेल्जियम, और महासचिव है जेंस स्टोल्टेनबर्ग। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त UNHCR की स्थापना हुई थी 1951 में, जिसका मुख्यालय है जिनेवा। इसके उच्चायुक्त है फिलिपो ग्रांडी। यूरोपियन संघ EU की स्थापना हुई थी 1958 में। इसका मुख्यालय है ब्रुसेल्स बेल्जियम, और इसके अध्यक्ष हैं उर्सुला वॉन डेर लेयन। और OPEC की स्थापना हुई थी 1960 में, जिसका मुख्यालय है वियना ऑस्ट्रिया। इसके महासचिव हैं सानुसी बरकिंदो। गुट निरपेक्ष आंदोलन नाम की स्थापना हुई थी 1961 में, जिसका मुख्यालय है जकार्ता इंडोनेशिया, और इसके महासचिव है इल्हाम अलीयेव। एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना हुई थी 1961 में, जिसका मुख्यालय है लंदन UK में, और इसके अध्यक्ष हैं कोमी नायडू। अंकटाड की स्थापना हुई थी 1964 में, जिसका मुख्यालय है जिनेवा में, और इसकी जो महासचिव या अध्यक्ष है वो है मुखीसा कितुई। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP की स्थापना हुई थी 1965 में, जिसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क, और इसकी स्थापना इसके महाअध्यक्ष हैं अचीम स्टेनर।
और एडीबी एशियन विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना हुई थी 1966 में, जिसका मुख्यालय है मनीला, फिलीपींस, और इसकी अध्यक्ष या महासचिव है मुत्सुगु अस्कावा। और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संघ जो आसियान है, इसकी स्थापना हुई थी 1967 में, इसका मुख्यालय है जकार्ता, इंडोनेशिया, महासचिव है लिम जाक हुई। दक्षेस यानी सार्क की स्थापना हुई थी 1985 में, इसका मुख्यालय है काठमांडू, नेपाल, और इसके अध्यक्ष या महासचिव हैं इसाला रुवन विराकुन। G15 की स्थापना हुई थी 1989 में, मुख्यालय है जिनेवा। एपेक की स्थापना हुई थी 1989 में, मुख्यालय है सिंगापुर। नाफ्टा की स्थापना हुई थी 1992 में। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC की स्थापना हुई थी 1993 में, मुख्यालय है जिनेवा। WTO की स्थापना हुई थी 1995 में, इसका मुख्यालय है जिनेवा। SM की स्थापना 1996 में हुई थी। बिम्स्टेक की स्थापना 1997 में हुई थी। संघाई सहयोग संगठन SCO की स्थापना 2001 में हुई थी, इसके महासचिव है व्लादिमीर नोरो। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC की स्थापना 2002 में हुई थी, इसका मुख्यालय है शंघाई, चीन। इसके प्रमुख हैं चिली, ईबो ओसूजी। अफ्रीकी संघ AU की स्थापना हुई थी 2002 में, इसका मुख्यालय है अदीस अबाबा, और इसके अध्यक्ष या महासचिव हैं सिरिल रामफोसा। एब्सा की स्थापना हुई थी 2004 में, और ब्रिक्स की स्थापना हुई थी 2008 में। तो ये थे हमारे अंतर्राष्ट्रीय संस्थान या संगठन, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी थे। अब हम देखेंगे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो कि 2019 या 2020 में हुए थे। तो 25वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP25 आयोजन हुआ था दिसंबर 2019 में, हुआ था मैड्रिड, स्पेन में। सम्मेलन की अध्यक्षता की थी चिली ने। भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किया था जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने। COP24 का आयोजन काटोवाइस, पोलैंड में हुआ था 2018 में। COP26 का आयोजन ग्लासगो में होगा, UK में 2021 में। 12वां ब्रिक्स वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2020 आयोजन हुआ इसका 17 नवंबर 2020 को। इसकी अध्यक्षता रूस ने की थी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के द्वारा। विषय इसका जो रखा गया था वो था ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ। स्थापना हुई थी मई 2008 में। कुल सदस्य हैं इसमें 5। प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ था ये काटेरिनबर्ग में, रूस। 2009 में 11वां सम्मेलन इसका हुआ था ब्राजीलिया, ब्राज़ील में 2019 में। जो इसका 13वां सम्मेलन होगा वो होगा भारत में, यानी कि 2021 में, अगले साल। तो ये पेपर में पूछा जा सकता है कि इसका अगला सम्मेलन कहाँ होगा। 36वां आसियान वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2020 आयोजन इसका हुआ था हनोई, वियतनाम में। इसका थीम था कोहेसिव एंड रिस्पॉन्सिव एशियान। स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुई थी। कुल सदस्य 10। केंद्रीय सचिवालय इसका जकार्ता, इंडोनेशिया में है। प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ था नॉम पेन, कंबोडिया 2002 में। 37वां सम्मेलन हुआ है हनोई, वियतनाम 2020 में। इसका जो 38वां और 39वां सम्मेलन होगा वो होगा ब्रुनेई में 2021 में। अब हम बात करेंगे 33वां भारत आर्थिक शिखर सम्मेलन 2019 की। इसका आयोजन हुआ था 3 से 4 अक्टूबर को नई दिल्ली यानी भारत में। इसका थीम था भारत के लिए नवाचार, दक्षिण एशिया की मजबूती, दुनिया पर प्रभाव। और इसके मुख्य अतिथि थी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना। 19वां शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन हुआ 2019 में। इसका आयोजन हुआ था 13 से 14 जून को बिश्केक, किर्गिजिस्तान में। स्थापना इसकी हुई थी 2001 में। कुल सदस्य हैं 8। 18वां सम्मेलन किंगदाओ, चीन में हुआ था 2018 में। 20वां सम्मेलन जो इसका हुआ है वो है सेंट पीटर्सबर्ग में, जो है रूस में, और इसका हुआ है 2020 में। अब हम देखेंगे 18वां गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन 2019। इसका आयोजन हुआ था 25 से 26 अक्टूबर को बाकू, अजरबैजान में। स्थापना इसकी हुई थी 1961 में। कुल सदस्य हैं 120। और 17वां सम्मेलन इसका पोरलामर में, वेनेजुएला 2016 में हुआ था। 45वां G7 शिखर सम्मेलन 2019 आयोजन 24 से 26 अगस्त को हुआ था बियारिट्ज, फ्रांस में। मुख्य विषय था इसका असमानता के खिलाफ लड़ाई। स्थापना हुई है इसकी 1975 में। 44वां सम्मेलन क्यूबेक सिटी, कनाडा 2018 में हुआ। और इसका जो 46वां सम्मेलन हुआ है वो हुआ है कैप डेविड, अमेरिका 2020 में। 15वां G20 वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2020 आयोजन हुआ था 21 से 22 नवंबर को। और
कहाँ हुआ है? रियाद, सऊदी अरब में। इसका विषय था रियलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज ऑफ द 21st सेंचुरी फॉर ऑल। 14वां सम्मेलन ओसाका जापान में हुआ था 2019 में। और इसका जो 16वां, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो इसका 16वां सम्मेलन इटली में होगा 2021 में। अब हम बात करते हैं 25वां चोगम राष्ट्रमंडल सम्मेलन 2018 का। इसका आयोजन लंदन यूके में हुआ है। स्थापना 5 अक्टूबर 1992 को हुई थी। कुल सदस्य हैं 27। 26वां सम्मेलन हुआ है रवांडा 2020 में और 27वां सम्मेलन होगा सामोआ में 2022 में। विश्व आर्थिक मंच का 50वां वार्षिक सम्मेलन 2020 आयोजन 21 से 24 जनवरी को हुआ था दावोस क्लोस्टर्स स्विट्जरलैंड में। इसकी थीम थी स्टेक होल्डर्स फॉर अ कोहेसिव एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। 51वां सम्मेलन होगा लूसर्न बर्गेनस्टॉक स्विट्जरलैंड 2021 में। 51वां सम्मेलन का थीम जो होगा वह होगा द ग्रेट रीसेट। 5वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2020 आयोजन हुआ था कोलंबो श्रीलंका में। स्थापना हुई थी इसकी 1997 में। कुल सदस्य हैं 7। चौथा सम्मेलन काठमांडू में हुआ था जो कि नेपाल में है और ईयर था इसका 2018। अब हम कोविड-19 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। कोरोना वायरस की जो पुष्टि हुई थी वो सबसे पहले दिसंबर 2019 के में मध्य चीन के हुबेई प्रांत की राजधानी वुहान में हुई थी। WHO ने कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी का आधिकारिक नाम कोविड-19 कोरोना वायरस डिजीज रखा है। 11 मार्च 2020 को WHO ने इसे वैश्विक महामारी घोषित किया। कोरोना वायरस से मानव शरीर का प्रभावित होने वाला अंग फेफड़ा है। भारत में कोरोना वायरस का पहला मामला केरल में देखा गया था। लक्षद्वीप एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहां इसका कोई मामला नहीं आया। यहां पर क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसा कौन सा क्षेत्र है इंडिया का जहां पर कोरोना वायरस का एक भी मामला नहीं आया? वो है लक्षद्वीप। कोरोना प्रभावित देशों को वर्ल्ड बैंक ने 12 अरब डॉलर की राशि दी। देश में कोरोना वायरस के संक्रमण से पहली मौत कर्नाटक में हुई। भारत ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए महामारी रोग अधिनियम 1897 लागू किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता कर्फ्यू लगाने की अपील 22 मार्च को की थी। कोरोना वायरस के कारण संपूर्ण भारत में 23 मार्च 2020 को पहली बार लॉकडाउन लगाया गया था। और कोरोना को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य हरियाणा है। सबसे पहले पंजाब राज्य ने कोरोना वायरस के कारण पूर्ण कर्फ्यू लगाया। कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य राजस्थान बना। सार्क देशों के लिए बनाए गए कोविड-19 इमरजेंसी फंड में भारत ने $10 मिलियन का योगदान दिया। भारत का पहला कोविड-19 समर्पित हॉस्पिटल मुंबई में खोला गया, जिससे खोला रिलायंस कंपनी ने। कोरोना महामारी से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने PM केयर फंड की स्थापना की थी। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के कारण टोक्यो ओलंपिक 2020 से बाहर होने वाला पहला देश कनाडा बना। कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए भारत का पहला प्लाज्मा बैंक दिल्ली में खोला गया है। कर्नाटक ने 18 जून 2020 को मास्क दिवस मनाया। कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने मणिपुर की खुदुल पहल को विश्व के शीर्ष 10 पहलों में शामिल किया है। कोविड-19 से मुक्त होने वाला पहला यूरोपीय देश स्लोवेनिया बना है। कोरोना वायरस से निपटने के लिए G20 देशों ने ग्लोबल इकोनॉमी में $5 ट्रिलियन देने की घोषणा की है। भारत की पहली कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन को भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR तथा भारत बायोटेक ने मिलकर तैयार किया है। कोरोना की वैक्सीन का पहला मानव ट्रायल अमेरिका में शुरू हुआ। कोरोना का टीका विकसित करने का दावा जो सबसे पहले किया था वो रूस ने किया था। अब हम कुछ ऑपरेशन देखेंगे। ऑपरेशन नमस्ते चलाया गया था भारतीय सेना द्वारा। खुद को कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त रखने के लिए चलाया गया अभियान है। वंदे भारत मिशन विदेशों में फंसे 14,800 भारतीय नागरिकों को घर लाने के लिए चलाया गया था। मिशन सागर कोविड-19 से निपटने के लिए मालदीव, सेशेल्स और मेडागास्कर, कोमोरोस को आवश्यक खाद्य सामग्री तथा आयुर्वेदिक दवाओं की आपूर्ति करवाने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन समुद्र सेतु चलाया गया था कोविड-19 के शुरुआती दिनों में मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए, और ये भारतीय नौसेना का ऑपरेशन है। ऑपरेशन संजीवनी चलाया गया था कोविड-19 से निपटने के लिए। भारत ने इस ऑपरेशन के तहत मालदीव को 62 टन आवश्यक दवाएं उपलब्ध करवाई थी। अब कोविड-19 के दौरान जो ऐप जारी किए गए थे वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
उसमें पहला ऐप है कोरोना कवच ऐप, जिसे भारत सरकार ने लागू किया था। ब्रेक द चेन अभियान केरल सरकार द्वारा चलाया गया। ऑपरेशन शील्ड दिल्ली सरकार ने चलाया। नाड़ी ऐप पुदुचेरी सरकार ने लॉन्च किया। प्रज्ञम ऐप झारखंड सरकार ने लॉन्च किया। कोविड केयर ऐप अरुणाचल प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया। आरोग्य सेतु ऐप भारत सरकार ने बनाया। समाधान मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने बनाया। 5T योजना दिल्ली सरकार के द्वारा चलाई गई। करुणा पहल सिविल सर्विसेज एसोसिएशन के द्वारा चलाया गया। वी सेफ टनल तेलंगाना ने चालू किया। आई गॉट पोर्टल भारत सरकार ने चलाया। ऑपरेशन नमस्ते भारतीय सेना ने चलाया। मोबाइल जीवन उड़ीसा सरकार ने चलाया। संजीवनी ऐप बिहार सरकार ने चलाया। नमस्ते ओवर हैंडशेक कर्नाटक सरकार ने चलाया। प्रवासी रोजगार ऐप सोनू सूद जो कि एक अभिनेता हैं उनके द्वारा चलाया गया। आयुष कवच ऐप उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया गया। कोविड फर्मा ऐप आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा चलाया गया। अब हम भारत में राफेल मंगाए गए थे फ्रांस से, उससे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब हम वो देखेंगे कि राफेल से जुड़े क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो पेपर में आ सकते हैं। तो राफेल एक उन्नत किस्म का फाइटर प्लेन है जिसे फ्रांस की दसॉल्ट एविएशन कंपनी ने बनाया। पेपर में हो सकता है पूछ ही दे कि किस कंपनी ने बनाया, तो वो बनाया दसॉल्ट एविएशन कंपनी ने। भारत फ्रांस के बीच 36 राफेल विमानों के लिए 59,000 करोड़ रुपए में समझौता हुआ था 2016 में। पहली खेप के तहत 5 राफेल विमान फ्रांस के मेरिनेक एयरबेस से उड़ान भरकर 29 जुलाई 2020 को भारत के हरियाणा के अंबाला एयरबेस पर पहुंचे। फ्रांस से उड़ान भरने के 7 घंटे बाद राफेल की पहली लैंडिंग यूएई की डफरा एयरबेस पर हुई। भारत को मिले राफेल फाइटर प्लेन 4.5 पीढ़ी के हैं। फ्रांस से राफेल खरीदने वाला पहला देश जो है इजिप्ट है। भारत राफेल पाने वाला विश्व का चौथा देश बन गया है। राफेल में उड़ान भरने वाले पहले भारतीय पायलट जो हैं वो है हिलाल अहमद। हो सकता है क्वेश्चन में पूछ ले कि राफेल में पहली उड़ान किस पायलट ने भरी, तो वो है हिलाल अहमद। भारत आने वाले राफेल का नेतृत्व वर्ष 2009 में शौर्य चक्र से सम्मानित ग्रुप कैप्टन हरकीरत सिंह ने किया। वर्तमान में फ्रांस, इजिप्ट, कतर और भारत के पास राफेल विमान है। भारत जो राफेल की भार वहन क्षमता है वो है 9,500 किलोग्राम और ये अधिकतम 24,500 किलोग्राम तक के वजन के साथ 60 घंटे की उड़ान भरने में सक्षम है। राफेल में प्रयोग होने वाली 3 मिसाइल हैं, वो 3 मिसाइलें हो सकता है पेपर में पूछ ले, तो वो 3 मिसाइलें हैं स्काल्प मिसाइल, मीटियोर मिसाइल और हैमर मिसाइल। हो सकता है पेपर में पूछ ले कि राफेल में जो प्रयोग होने वाली मिसाइल हैं वो निम्न में से कौन है, तो हो सकता है ऑप्शन में दे दे स्काल्प मिसाइल, मीटियोर मिसाइल, हैमर मिसाइल, या फिर चौथा ऑप्शन बना दे उपर्युक्त सभी। तो आप ऑप्शन में मारे टिक लगाएंगे उपयुक्त सभी को। अब हम बात करेंगे केंद्र सरकार की कुछ योजनाएं। हो सकता है पेपर में योजनाएं भी पूछ सकता है। तो जो नमामि गंगे योजना है इसका शुभारंभ 10 जुलाई 2014 को जल संसाधन मंत्रालय द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य है गंगा नदी के संरक्षण एवं शुद्धिकरण। प्रधानमंत्री जनधन योजना चालू की गई थी 28 अगस्त 2014 को वित्त मंत्रालय द्वारा। इसका उद्देश्य है सभी परिवारों में कम से कम एक बैंक खाता हो। 26 फरवरी 2020 तक 38.18 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं। इसका लाभ 2 लाख रुपए के दुर्घटना बीमा तथा 30,000 रुपए का जीवन बीमा। मेक इन इंडिया का शुभारंभ किया गया था 25 सितंबर 2014 को और इसका उद्देश्य है देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना। सांसद आदर्श ग्राम योजना जो है इसका शुभारंभ हुआ था 11 अक्टूबर 2014 को जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर। इसका उद्देश्य है प्रत्येक सांसद द्वारा वर्ष 2019 तक 3 गांव तथा वर्ष 2024 तक कुल 8 गांवों को गोद लेकर विकसित किया जाए। मिशन इंद्रधनुष अभियान चालू किया गया था 25 दिसंबर 2014 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा। इसका उद्देश्य है 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना। इस योजना के अंदर जो है 7 बीमारियों को रखा गया है टीकाकरण के लिए। पहली बीमारी है डिप्थीरिया, दूसरी है काली खांसी, तीसरी है टिटनेस, चौथी है पोलियो, 5वीं है टीबी, छठी है खसरा और 7वां है हेपेटाइटिस बी।
अगली योजना है पहल योजना। पहल योजना का शुभारंभ हुआ था 1 जनवरी 2015 को। इसका उद्देश्य है एलपीजी सिलेंडर के सब्सिडी के पैसों को सीधे उपभोक्ता के बैंक खातों में भेजना, और यह डीबीटीएल यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र फॉर एलपीजी स्कीम भी इसको कहा जाता है। हो सकता है पूछ ले क्वेश्चन में कि डीबीटीएल यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र फॉर एलपीजी स्कीम किसे कहा जाता है, तो हो सकता है ऑप्शन में दे दे मिशन इंद्रधनुष योजना, मेक इन इंडिया योजना, नमामि गंगे योजना और पहल योजना। तो आप ऑप्शन में लगाएंगे पहल योजना। हृदय योजना का शुभारंभ हुआ था 21 जनवरी 2015 को शहरी विकास मंत्रालय द्वारा। इसका हृदय का फुल फॉर्म है हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। इसका उद्देश्य है देश के चयनित 12 शहरों की सांस्कृतिक धरोहर को फिर से जीवित करना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना चालू की गई थी 22 जनवरी 2015 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। इसका उद्देश्य है लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और लिंगानुपात को बढ़ावा देना। अगली योजना है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। ये इस बार के बिहार पीसीएस में पूछा गया है और ये बड़ा ध्यान से पूछे क्योंकि ये कई परीक्षाओं में पूछी जा रही है। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का शुभारंभ हुआ था 8 अप्रैल 2015 को। इसका फुल फॉर्म है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। इसका उद्देश्य है सूक्ष्म उद्यमों के क्षेत्र के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना एवं ऋण प्रकार शिशु किशोर तथा तरुण उपलब्ध कराना। शिशु के तहत 50,000, किशोर के तहत 5 लाख तथा तरुण के तहत 10 लाख रुपए तक के लोन देने का प्रावधान है। उजाला योजना प्रारंभ की गई थी 1 मई 2015 को। इसका फुल फॉर्म है उन्नत ज्योति बाई अफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल। इसका उद्देश्य है बिजली की खपत को कम करने के लिए एलईडी बल्बों का कम मूल्य पर वितरण करना। आपने दिल्ली वगैरह में देखा होगा एलईडी बल्ब बेचे जा रहे थे कम दामों पे। अगली योजना है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इसका शुभारंभ किया गया था 9 मई 2015 को कोलकाता में। इस योजना के तहत 18 से 70 वर्ष आयु का कोई भी भारतीय नागरिक 12 रुपये प्रति वर्ष का प्रीमियम भर के 1 लाख से 2 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा का लाभ ले सकता है। अगली योजना है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। इसका शुभारंभ 9 मई 2015 को किया गया था। इस योजना के तहत 18 से 50 वर्ष आयु का कोई भी भारतीय नागरिक 330 रुपये प्रति वर्ष का प्रीमियम भरकर 2 लाख रुपए का जीवन बीमा का लाभ प्राप्त कर सकता है। अगली योजना है अटल पेंशन योजना। इसका शुभारंभ 9 मई 2015 को किया गया था वित्त मंत्रालय द्वारा, और इस योजना के अंतर्गत 18 से 40 वर्ष की आयु वर्ग का कोई भी व्यक्ति अपने द्वारा बैंक में जमा किए गए रुपए के आधार पर 1,000 से 5,000 तक का पेंशन प्राप्त कर सकता है। अगली योजना है अमृत योजना। इसका शुभारंभ किया गया था 24 जून 2015 को। इसका फुल फॉर्म है अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। इस योजना के अंतर्गत 100 स्मार्ट सिटी बनाने, 500 शहरों में आधारभूत सुविधाओं का विकास करने और 2022 तक शहरी इलाकों में सभी के लिए घर बनाने की योजना शामिल की गई है। अगली योजना है स्मार्ट सिटी योजना। इसका शुभारंभ किया गया था 23 जून 2015 को। इसका उद्देश्य है 100 शहरों का चयन कर विकास करना सिंगापुर के सहयोग से। अगली योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना। इसका शुभारंभ 25 जून 2015 को हुआ था। इसका उद्देश्य है 2022 तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करना। अगली योजना है डिजिटल इंडिया मिशन। इसका शुभारंभ 1 जुलाई 2015 को किया गया। इसका उद्देश्य है सभी सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जनता को उपलब्ध कराना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 1 जुलाई 2015 को लाई गई थी, जिसका उद्देश्य है किसानों को कृषि हेतु पानी उपलब्ध कराना। अगली योजना है स्किल इंडिया मिशन। इसका शुभारंभ 15 जुलाई 2015 को किया गया था। इसका उद्देश्य है 2022 तक देश के युवाओं का कौशल विकास करना। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना 25 जुलाई 2015 को लाई गई थी। इसका उद्देश्य है सभी गांवों का विद्युतीकरण करना, वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति में सुधार एवं उचित मॉनिटरिंग करना। सागरमाला परियोजना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसकी स्थापना, इसका जो शुभारंभ हुआ था वो 31 जुलाई 2015 को हुआ था। इसका उद्देश्य है बंदरगाहों का विकास करना तथा उन्हें सड़क रेल परिवहन से जोड़ना। अगली योजना है उदय योजना। उदय योजना को प्रारंभ किया गया था 5 नवंबर 2015 को कोयला एवं ऊर्जा मंत्रालय द्वारा। इसका फुल फॉर्म है उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। इसका उद्देश्य है बिजली वितरण करने वाली कंपनियों का वित्तीय सुधार एवं घाटों से उबारना। इस योजना से जुड़ने वाला जो पहला राज्य है, ध्यान देने वाली बात है, वो है झारखंड।
श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन योजना, ये शुभारंभ हुई थी इसके 22 फरवरी 2016 को। इसका उद्देश्य है गांवों का क्लस्टर आधारित विकास करना। सेतु भारतम योजना शुभारंभ हुआ था 4 मार्च 2016 को केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा। इसका उद्देश्य है राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए ओवर ब्रिजों का निर्माण करना। अगली योजना है स्टैंड अप इंडिया। इसका शुभारंभ 5 अप्रैल 2016 को वित्त मंत्रालय द्वारा किया गया। इसका उद्देश्य है अनुसूचित जाति, जनजाति एवं महिला उद्यमियों को नई कंपनियां स्थापित करने के लिए 10 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण देना। उड़ान योजना 27 अप्रैल 2017 को लागू किया गया था। इसका पूरा नाम है उड़े देश का आम नागरिक और इसका उद्देश्य है देश के आम नागरिकों को सस्ती हवाई यात्रा करवाना। और अगली योजना है दीक्षा पोर्टल। इसका शुभारंभ 5 सितंबर 2017 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी किया गया था। यह पोर्टल शिक्षक को ट्रेनिंग देने और सशक्त बनाने में सहायक है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को लाई गई थी। इसका उद्देश्य है बीपीएल परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देना। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा बीपीएल परिवारों को प्रति कनेक्शन 1600 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करना है। वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना को शुभारंभ किया गया था 1 जनवरी 2017 को भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा एलआईसी। उद्देश्य है 60 वर्ष और इससे अधिक आयु वरिष्ठ नागरिकों को गारंटीकृत ब्याज दर 10 वर्षों के लिए 8% होगी। दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना, इसका शुभारंभ 3 नवंबर 2017 को किया गया था। इसका फुल फॉर्म है स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टैम्प्स एज अ हॉबी। यह 6वीं से 9वीं क्लास के स्कूलों बच्चों की डाक टिकट संग्रह में रुचि बढ़ाने के उद्देश्य से आरंभ की गई एक छात्रवृत्ति योजना यानी स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। इसका लाभ किसे मिलेगा? अधिकतम 40 छात्रों को कुल 6,000 रुपये प्रतिवर्ष की स्कॉलरशिप मिलेगी। अगली योजना है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। इसका शुभारंभ हुआ था 21 जुलाई 2017 को। इसका उद्देश्य है 60 या उससे अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पेंशन विकल्प चुनने पर 10 वर्षों हेतु 8% की गारंटी शुदा रिटर्न। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, जिसको सौभाग्य योजना भी कहते हैं, इसका शुभारंभ 25 सितंबर 2017 को विद्युत मंत्रालय द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य है देश में सभी घरों का विद्युतीकरण सुनिश्चित करना। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी आयुष्मान भारत, इसका शुभारंभ हुआ था 23 सितंबर 2018 को झारखंड की राजधानी रांची से। इसका उद्देश्य है गरीब परिवारों के लिए 5 लाख तक का कैश रहित स्वास्थ्य सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराना। अगली योजना है पीएम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। 1 फरवरी 2019 को पीयूष गोयल द्वारा घोषित की गई थी। इसका उद्देश्य है देश के सभी किसानों को 6,000 रुपये प्रत्यक्ष आय सहायता या सहायता 2-2 हज़ार रुपये की 3 समान किस्तों में किसानों के खाते में सीधे अंतरित की जाएगी। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, इसका शुभारंभ 15 फरवरी 2019 को किया गया था। इस योजना के पात्र वो लोग होंगे जो 18 से 40 वर्ष के असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जिनकी मासिक आय 15,000 रुपया या उससे कम है। इसका लाभ 60 वर्ष की आयु होने पर 3,000 रुपये की मासिक पेंशन के रूप में होगी। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना शुभारंभ हुआ था इसका 12 सितंबर 2019 को रांची झारखंड में। लाभ 60 वर्ष की आयु होने पर न्यूनतम रुपया 3,000 प्रतिमाह पेंशन। योजना के पात्र होंगे 18 से 40 साल के किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की खेती की जमीन है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसी साल चालू की गई है 10 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। और इसका महत्वपूर्ण जो फैक्ट है वो ये है कि यह योजना भारत में मत्स्य पालन के सतत विकास पर केंद्रित है। इसे 2020-21 और 2025-26 के बीच लागू किया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत के पैकेज के हिस्से के रूप में योजना के तहत इसके क्रियान्वयन के लिए 20,050 करोड़ रुपए का अनुमानित निवेश संभव है। अब हम राज्य सरकार की कुछ योजनाएं देखेंगे। उत्तर प्रदेश में 4 योजनाएं चलाई गई हैं। पहली योजना है नवीन रोजगार छतरी योजना। ये चलाई गई है अनुसूचित जातियों के सर्वांगीण विकास हेतु। कन्या सुमंगला योजना, ये भी उत्तर प्रदेश की है। इस योजना का उद्देश्य है बेटियों को जन्म से लेकर स्नातक तक यानी ग्रेजुएशन तक रुपये 15,000 की आर्थिक सहायता देना। दस्तक अभियान भी यूपी में चलाया गया है। इसका उद्देश्य है जापानी इंसेफ्लाइटिस दिमागी बुखार की रोकथाम के प्रति लोगों को जागरूक करना। एम सेहत योजना, ये भी उत्तर प्रदेश की योजना है। इसका उद्देश्य है मातृ एवं शिशु मृत्यु दर तथा सकल प्रजनन दर में कमी लाना। मध्य प्रदेश में जो योजनाएं चलाई जा रही हैं वो है
एक मास्क अनेक जिंदगी योजना, इसका उद्देश्य है कोविड-19 से बचाव के लिए लोगों को मास्क पहनने के लिए जागरूक करना। एफआईआर आपके द्वार, इसका उद्देश्य है अब लोगों को शिकायत दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन जाने की आवश्यकता नहीं है। जीवन अमृत योजना, इसके तहत लोगों की इम्यूनिटी पावर बढ़ाने वाला काढ़ा वितरित किया जाएगा। युवा स्वाभिमान योजना, शहरी युवाओं को साल भर में 100 दिन का रोजगार मिलेगा। वन धन योजना, आदिवासी बुनकरों को चंदेरी महेश्वरी जैसे प्रिंटिंग का प्रशिक्षण देना। किल कोरोना अभियान, 1 जुलाई से डोर टू डोर सर्वेक्षण करना तथा लोगों को परीक्षण किट प्रदान करना। रोजगार सेतु योजना, इसका उद्देश्य प्रवासी श्रमिकों को रोजगार प्रदान करना। उमरिया जिले के पुलिस द्वारा यह चलाई गई है। श्रम सिद्धि अभियान, अकुशल मजदूरों को मनरेगा के तहत तथा कुशल मजदूरों को योग्यता अनुसार काम देना। ये योजना एमपी की योजनाएं हैं, मध्य प्रदेश वाले इसको ध्यान से देखें क्योंकि ये पेपर में आ सकता है। अब छत्तीसगढ़ की जो योजनाएं हैं वो है इंदिरा वन मितान योजना, इसका उद्देश्य है अनुसूचित क्षेत्रों के 19 लाख परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने हेतु स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना। पौनी पसारी योजना, इसका उद्देश्य है प्रदेश के सभी 168 नगरीय निकायों में जन सामान्य एवं बेरोजगार नवयुवकों एवं नवयुवतियों को आजीविका के साधन उपलब्ध कराना। गार्बेज कैफे योजना, अंबिकापुर नगर निगम द्वारा प्लास्टिक के बदले भोजन प्रदान करना। राजीव गांधी किसान न्याय योजना, इसका उद्देश्य है किसानों को धान की फसल के लिए किस्त के रूप में 1500 रुपये प्रदान करना। गोधन न्याय योजना, ये भी छत्तीसगढ़ की योजना है जिसका उद्देश्य है पशुओं की सुरक्षा और पशुपालकों को रोजगार के साथ साथ आमदनी बढ़ाने में मदद करना। अगली योजना है पश्चिम बंगाल की। इसकी पहली योजना है रूपश्री योजना। इसका उद्देश्य है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की लड़कियों को विवाह हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना। कृषक बंधु योजना, किसानों को रुपए 5000 प्रति एकड़ की वार्षिक सहायता 2 किस्तों में प्रदान करना। युवाश्री अर्पण योजना, राज्य के लगभग 50,000 युवाओं को बेहतर रोजगार अवसर प्रदान करना। उत्कर्ष बंगला योजना, हर साल 6 लाख युवाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना। बांग्ला शस्य बीमा योजना, किसानों के लिए मुफ्त खरीफ फसल बीमा है ये। सेव ग्रीन स्टे क्लीन योजना, इसका उद्देश्य है राज्य सरकार पूरे राज्य में 1 लाख से अधिक पौधे का वितरण करेगी। अब अगली योजना है ओडिशा की। इसमें पहली योजना है गरिमा योजना। इसका उद्देश्य है स्वच्छता कर्मियों की आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक प्रतिष्ठा को सुनिश्चित करना। निर्माण कुसुम योजना, इसका उद्देश्य है निर्माण कार्य में लगे मजदूरों के बच्चों को तकनीकी शिक्षा दिलाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। बलराम योजना, भूमिहीन किसानों को फसल ऋण देने के लिए चलाई गई है। अगली योजना है कर्नाटक की योजना। इसकी पहली योजना है जनसेवक योजना। इसका उद्देश्य है इसके तहत नागरिकों को विभिन्न सरकारी सेवाएं होम डिलीवरी की जाएंगी। प्राणवायु कार्यक्रम, लोगों के ऑक्सीजन के स्तर को बढ़ाने में मदद करने एवं श्वसन के बारे में जागरूक करना। नेक्कर सम्मान योजना, ये राज्य के बुनकरों मतलब कपास, रेशम, ऊनी आदि को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। अगली योजना केरल की है। इसमें 2 ही योजनाएं हैं। पहली योजना है नमत बसई कार्यक्रम। इसमें आदिवासी बच्चों को घर पर ही ऑनलाइन शिक्षा का माध्यम प्रदान किया जाएगा। आई एम ऑल्सो डिजिटल, ये योजना का उद्देश्य है डिजिटल तकनीक के बारे में समाज को शिक्षित करना। गुजरात में 2 योजनाएं चलाई गई हैं। पहली योजना है मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना। इसका उद्देश्य है राज्य में 50,000 महिला समूह का निर्माण करना तथा ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराना। दूसरी योजना है किसान सर्वोदय योजना। इसका उद्देश्य है दिन के दौरान सभी किसानों को बिजली प्रदान करना। अगली योजना है झारखंड की। इसकी पहली योजना है मुख्यमंत्री सुकन्या योजना। इसका उद्देश्य है महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, बाल विवाह को पूर्णतः समाप्त करना। दूसरी योजना है सुजलाम सुफलाम योजना। इसका उद्देश्य है राज्य में 5,000 तालाबों एवं अन्य जलाशयों का जीर्णोद्धार जिससे जल भंडारण किया जा सके। मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना, ये भी झारखंड की है। इसका उद्देश्य है 1 एकड़ से 5 एकड़ भूमि वाले किसानों को रुपए 5,000 से 25,000 प्रदान करना। मीठी क्रांति योजना का उद्देश्य है राज्य के 12,000 किसानों को मधुमक्खी पालन से जोड़ा जाएगा। अगली योजना है आंध्र प्रदेश की। इसकी पहली योजना है जगन्नाड चेदोडू योजना। इसका उद्देश्य कोरोना के कारण आजीविका जुटाने में असमर्थ दर्जी, नाई और धोबी कर वित्तीय सहायता प्रदान करना। और अम्मा विडी योजना, इसका उद्देश्य कक्षा 1 से 12 तक सभी परिवारों के बच्चों को 15,000 रुपये वार्षिक वित्तीय सहायता देना। ऋतु भरोसा योजना, इसका उद्देश्य किसानों को रुपये 12,500 वार्षिक निवेश सहायता प्रदान करना। नवोधम योजना, एमएसएमई को राज्य में बढ़ावा देकर सशक्त बनाना। नाडू नेडू योजना, इसका उद्देश्य सरकारी स्कूलों का कायाकल्प और प्रतिस्पर्धी संस्थानों में बदलना।
अगली योजना है तमिलनाडु की, इसकी एक ही योजना है, स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना। इसका उद्देश्य है 80,000 सरकारी स्कूलों में बेहतर शिक्षण माहौल सुनिश्चित करना। तेलंगाना की योजना है रायु यूथु बंधु योजना। इसका उद्देश्य है खरीफ एवं रबी फसल के लिए किसानों को प्रति एकड़ रुपये 8,000 प्रदान करना। दूसरी योजना है कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई योजना। इसका उद्देश्य है हैदराबाद शहर के 1 करोड़ लोगों को प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध कराना। राजस्थान की योजना है अन्नपूर्णा दुग्ध योजना। इसका उद्देश्य है विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को मध्याह्न भोजन के दौरान दूध दिया जाएगा। जन सूचना पोर्टल, एक ही मंच पर सभी सरकारी विभागों की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। अगली योजना है महाराष्ट्र की शिव भोजन थाली योजना। प्रदेश के गरीबों को 10 रुपये में भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। प्रोजेक्ट चूल्हा, इसका उद्देश्य है घरेलू उपयोग के लिए स्वच्छ ईंधन प्रदान करना। माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, राज्य में कोविड-19 लक्षणों की जांच हेतु घर घर जाकर सर्वेक्षण करना। हरियाणा में 3 योजनाएं हैं। जल ही जीवन है योजना, इसका उद्देश्य है भूमि जल स्तर को गिरने से रोकना। गोवर्धन योजना, इसका उद्देश्य है किसानों को जैविक खाद और गौमूत्र की बिक्री का प्रावधान करना। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना, इसका उद्देश्य है वार्षिक आय रुपये 1.8 लाख से कम परिवारों को रुपये 6,000 की वार्षिक सहायता प्रदान करना। दिल्ली में 2 योजनाएं चलाई गई हैं। पहली है चैंपियंस अभियान। इसका उद्देश्य है डेंगू से लड़ने के लिए लोगों को चैंपियन बनने का आग्रह करना। फरिश्ते दिल्ली के, इसका उद्देश्य दुर्घटनाग्रस्त पीड़ितों एवं एसिड अटैक पीड़ितों की सहायता करने वालों को पुरस्कृत करना। अगली योजना है उत्तराखंड की। इसमें 3 योजनाएं हैं। अटल आयुष्मान योजना, राज्य के सभी निवासियों को निःशुल्क चिकित्सा प्रदान करना। एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना, किसानों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए मशीनीकृत और वैज्ञानिक खेतों पर जोर देने के लिए। मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना, इसका उद्देश्य है आंगनबाड़ी केंद्रों पर दूध उपलब्ध कराना। मणिपुर में फगदबा योजना है, जिसका उद्देश्य है स्कूलों के बुनियादी ढांचे में सुधार करना। हिमाचल प्रदेश में 2 योजना है। मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना, इसका उद्देश्य है शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को 120 दिनों का सुनिश्चित रोजगार प्रदान करना। और दूसरी योजना है पंचवटी योजना, इसका उद्देश्य है राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के वरिष्ठ नागरिकों के लिए पार्क और उद्यान स्थापित करना। सिक्किम में एक परिवार एक नौकरी योजना चलाई गई है, जिसका उद्देश्य है हर परिवार के कम से कम एक सदस्य को सरकारी नौकरी प्रदान की जाए। असम में 2 योजनाएं हैं। पहली है अरुणोदय योजना, इसका उद्देश्य है महिला सशक्तिकरण के लिए बैंक खाते में हर महीने 830 रुपये दिए जाएंगे। दूसरी योजना है अरुंधति स्वर्ण योजना, इसका उद्देश्य है बेटियों की शादी के अवसर पर 1 तोला सोना प्रदान करना, मतलब 10 ग्राम सोना प्रदान किया जाएगा। बिहार में योजना पहली चलाई गई है, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। इसका उद्देश्य है कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना, बाल विवाह पर अंकुश लगाना। दूसरा योजना है जल जीवन हरियाली योजना, इसका उद्देश्य है जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध जल और हरियाली को बचाना। पत्रकार सम्मान योजना, 20 वर्ष अनुभव प्राप्त पत्रकारों को 60 वर्ष की आयु के बाद रुपये 6,000 का पेंशन दिया जाएगा। स्नातक प्रोत्साहन योजना, इसका उद्देश्य स्नातक उत्तीर्ण और अविवाहित महिलाओं को 25,000 रुपये प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, इसका उद्देश्य है 60 से 79 वर्ष के आयु के वर्ग के सभी व्यक्तियों को रुपये 400 मासिक पेंशन। और पंजाब में चलाई गई है एक ही योजना, जिसका नाम है सरबत सेहत बीमा योजना। इसका उद्देश्य है राज्य के 43 लाख परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना। तो ये राज्य सरकार की कुछ योजनाएं हो गई जिनको हमने देखा, और जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। हो सकता है ये पेपर में पूछ ली जाए।